हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग है हमारा भाग दो, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो कि बताता है कि भारत के नागरिक कौन लोग होंगे और अगर आपको सिटीजनशिप को एक्वायर करना है या सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब कि जो इसमें एक सब टॉपिक और है कि फंडामेंटल राइट वो जो हमारे भारतीय नागरिकों को मिले हैं और विदेशियों को मिले हैं, इसमें हम वो भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं सिटीजनशिप के नागरिकता क्या होती है। तो अ सिटीजन इज अ लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री हु एंजॉयज फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। देखिए जो सिटीजन होता है वो लीगल मेंबर होता है किसी भी कंट्री का, जो कि एंजॉय करता है फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को। इन इंडिया पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 टू 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट सिटीजनशिप के हमारे संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है। इन इंडिया इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, नॉट स्टेट सिटीजनशिप के जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि आपको आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसकी भी नागरिकता लेनी होगी और उस कंट्री की भी नागरिकता लेनी होगी, लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही नागरिकता चलती है, देश की नागरिकता लेनी होगी आपको। हु आर सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम भारत का नागरिक किसे माना गया? बॉर्न इन इंडिया, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। आइदर पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, जिसके माता पिता भारत का जन्म भारत में हुआ है। लिव्ड इन इंडिया फॉर 5+ ईयर्स बिफोर 26 जनवरी 1950, जो भारत में 5 साल पहले से संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से रह रहा है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कवर करता है आर्टिकल 5 टू 8। ठीक है। हाउ कैन यू बिकम एन इंडियन सिटीजन? क्या आपको अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं आप? बाय बर्थ, बर्थ जन्म के द्वारा। जिस देखिए ये जो प्रोविजन है ना, बॉर्न इन जुलाई इंडिया 1 जुलाई 1987, ये सब प्रोविजन जो दिए हुए हैं ये उनसे रिलेटेड है जब हमारे देश मतलब बहुत से पाकिस्तानी भारत आ रहे थे और बहुत से भारतीय पाकिस्तान जा रहे थे, तो ये प्रोविजन उनसे से संबंधित किए गए थे। लेकिन अब तो हमारे देश को आज़ाद हुए भी 75 से भी ऊपर ईयर चल रहे हैं, तो अब ये प्रोविजन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। पहला तरीका था बाय बर्थ, के जन्म के द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है। दूसरी है बाय डिसेंट। डिसेंट की मीनिंग है कि आप जो है वंश के द्वारा के भारत के बाहर आप का जन्म भले ही बाहर हुआ है, लेकिन अगर आपके माता पिता भारतीय हैं तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन, के पंजीकरण के द्वारा, के कोई पर्सन जो है वो इन भारत के मूल भारतीय मूल का है और उसने जो है किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया, अगर चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो अगर आप 7 साल से भी ज़्यादा आपको इस कंट्री में रहते हो गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाय नेचुरलाइज़ेशन, नेचुरलाइज़ेशन की मीनिंग होते हैं कि मतलब नेचुरली कितने तरीके से मिल सकती है कि फॉरेनर जो कि भारत में रहना है, जिन्हें 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब जब अगर कोई न्यू रीजन है वो बिकम इन द पार्ट ऑफ इंडिया, जब वो इंडिया का पार्ट बन जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं? भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे कि 1961 में हमने गोवा का विलय हुआ हमारे भारत में, तो वो जो गोवा के लोग थे वो भी क्या बन गए? भारतीय नागरिक बन गए। हाउ कैन यू लॉस इंडियन सिटीजनशिप, क्या आप अपनी जो सिटीजनशिप है उसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, किस तरह से समाप्त कर सकते हैं? सबसे पहला है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन की मीनिंग है त्याग के द्वारा। अगर आप खुद ही चाहते हैं, आपकी चॉइस है भारतीय नागरिकता को त्यागने की और आप चाहते हैं किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने की, तो आप की जो है सिटीजनशिप क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। उसके बाद है टर्मिनेशन, हैपेंस ऑटोमेटिकली इफ यू टेक फॉरेन सिटीजनशिप। जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, आप स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन है ड्यूरिंग वॉर, कि वॉर के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन की मीनिंग है कि सरकार जो होती है खुद ही अपने आप वो जो है उसकी नागरिकता समाप्त कर देती है। द गवर्नमेंट कैंसिल इफ इट वॉज गेन बाय फ्रॉड, अगर किसी ने नागरिकता को धोखे से गेन किया है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। डिसलॉयल्टी ऑफ इंडिया, अगर कोई अपनी डिसलॉयल्टी दिखाता है इंडिया को लेके तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। लिव्ड अब्रॉड, जो कि बाहर रह रहा है 7 साल से ज़्यादा,
कंटिन्यूअसली एक बार भी विजिट करने इंडिया नहीं आया है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। सम एक्सेप्शनल कंडीशंस है जिसमें ये अप्लाई नहीं होता। कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? देखिए आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इससे के जो सिटीजनशिप के एक्विजिशन से रिलेटेड और टर्मिनेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। इसी को रूल्स एंड रेगुलेशंस की पावर को यूज करते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया है। ठीक है। तो अब आपसे ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से वेज हैं, और अगर आप इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से वे हैं। ज़्यादातर बच्चों से एग्जाम में यही पूछा जाता है, इससे रिलेटेड और कोई प्रोविज़न नहीं पूछा जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ फंडामेंटल राइट है जो कि भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं? ठीक है। प्रोविशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के भेदभाव को मनाही की गई है, निषेध किया गया है। किस बेस पे? उसके ग्राउंड्स क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। दूसरा है आर्टिकल 16 जो कि कहता है इक्वेलिटी ऑफ मैटर्स अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा या सरकारी नौकरी के जो अवसर हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। उसके बाद है आर्टिकल 19 जो कि हमें 6 टाइप की फ्रीडम देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन की जो आर्टिकल 19 में 6 टाइप की फ्रीडम मिली हुई है, ये केवल भारतीय नागरिकों को दी गई है। उसके बाद है आर्टिकल 29 जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर माइनॉरिटीज के माइनॉरिटीज से जो रिलेटेड जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीयों को ही मिले हैं। तो अल्पसंख्यक में कौन आता है? देखिए 6 कम्युनिटी को अल्पसंख्यक में आता है। सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ये कम्युनिटी जो है अल्पसंख्यकों में आती है। हिंदू कम्युनिटी अल्पसंख्यक में नहीं आती है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 भी केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। राइट टू माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मतलब माइनॉरिटीज को अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है, जिसके मुस्लिम धर्म में मदरसे खुलते हैं। तो ये सब जो है किसके अंदर है? आर्टिकल 30 के अंदर। कि माइनॉरिटीज अपनी शैक्षणिक संस्थाएं जिससे उनकी शिक्षा दी जा सके उन संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। ये भी भारतीयों को ही मिला हुआ है, विदेशों को नहीं मिला हुआ है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि भारतीयों को तो मिले हैं, भारतीयों को मिलने के साथ साथ जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें भी मिली है जो कि विदेशी हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। कि ये भी जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये भी मिलिट्री में और एकेडमी में ही किसी को टाइटल दिए जा सकेंगे, इसके अलावा नहीं दिए जा सकेंगे। ये भारतीय और विदेशी दोनों को मिला हुआ है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस के मतलब आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दंड से सुरक्षा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये भारतीयों और विदेशी दोनों को मिला हुआ है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को मिला है। उसके बाद आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक शिक्षा को देता है, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को मिला है। आर्टिकल 22 जो कि कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी व सुरक्षा प्रदान करना भारतीयों और विदेशियों दोनों को मिला है। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को निषेध किया गया है। आर्टिकल 23 में ये भारतीय और विदेशी दोनों को अधिकार मिला है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मतलब बच्चों को कारखानों में मजदूरी करवाना को मनाही की गई है। आर्टिकल 24 में ये भी भारतीय और विदेशियों को प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन अपने धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है आर्टिकल में, किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद ये भी भारतीय और विदेशियों को प्राप्त है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर मतलब धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए और जो
कुछ शैक्षिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक शिक्षा, उपासना से मुक्ति, तो ये भी आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करना, सॉरी, तो ये भी आर्टिकल 26 में ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल 27 फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन, के मतलब धार्मिक धर्म के प्रचार करने हेतु कर का निषेध किया गया है। ये भी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। और आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, के धार्मिक शिक्षा उपासना से मुक्ति कुछ शैक्षिक संस्थानों में, तो ये भी भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि भारतीयों को